इनके नाम पे ये नामकरण किया गया था पंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड। तो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक भी रहे हैं और आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं, और इन्होंने वर्कर्स की शिक्षा के लिए बहुत सारा काम किया और बहुत सारी बुक्स लिखी है। इसीलिए हमारे इस शिक्षक को हमारे बोर्ड के नाम के साथ जोड़ा गया कि अब इस बोर्ड का नाम दत्तोबाई ठेंगड़ी रखा जाए। तो उन्हीं संस्था से हमारे द्विवेदी साहब आए हैं और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि दो शब्द अपने इस मंच पे वर्कर्स के लिए जो नई परिस्थितियां हैं, जो नए बेस कोड है, रिलेशन कोड है, उसमें ये क्या सोचते हैं, कैसे अपने वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण दे पाएंगे, कैसे ज़्यादा वो ताकत दे पाएंगे। जोरदार इनका ताली से जिला उद्योग केंद्र श्रम विभाग, सामाजिक क्षेत्र, सभी प्रकार के प्रतिनिधि आज यहाँ उपस्थित हैं। वैसे तो प्रदीप सिंह जी ने विषय को जितना मोटिवेशनल बनाना चाहिए पर्याप्त बनाया है। आदरणीय जज साहब का भी हमें मार्गदर्शन मिलना है। आज पहला अवसर है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जो अपने ये संस्थान है माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी का जैसा नाम के साथ है, आपने भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की और वो मजदूर संघ की स्थापना इसलिए की कि मजदूरों का हित हो। इस प्रकार से हित हो कि राष्ट्र की भी चिंता करते हुए, उद्योग की चिंता करते हुए मजदूर का भला। ऐसा नहीं, कई बार होती है आजकल अपने हड़ताल होती है तो कई मांगे सुनते हैं, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी होगी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, तो फिर आगे जब उद्योग ही खत्म हो जाएगा, हमारी मांगे पूरी कर दी, मजबूरी है तो भी उद्योग खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारा कहाँ से रहेगा, और उद्योग खत्म हो गया तो देश कहाँ से रहेगा। तो एक नई दिशा, जो उस समय ट्रेंड चलता था मजदूरों में, उसको एक नई दिशा देते हुए एक प्रकार का एक नया लाइन खींची, और केवल मजदूरों के लिए नहीं, आर्थिक क्षेत्र विशेष रूप से जो भारतवर्ष का आर्थिक क्षेत्र है उसके लिए आपने बहुत कुछ लिखा, और उसके बारे में अपन बहुत लंबी चर्चा नहीं करेंगे। मैं तो दो निवेदन करने के लिए केवल खड़ा हुआ हूँ इस समिति का सदस्य होने के नाते, कि अपना जो एक प्रशिक्षण है जो भी देने के लिए साथ में जुड़े हुए हैं, अलग अलग संस्थाएं जुड़ी हुई है, सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ी हुई है, सरकारी संस्थाएं जुड़ी हुई है। दो बात करना चाहता हूँ। एक बात वो है जो असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है। संगठित क्षेत्र का श्रमिक तो उसके लिए वहाँ बढ़िया यूनियन बनी हुई है, उसमें बहुत पुराने पुराने अनुभवी अमर सिंह जी जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने 50 साल तक यही काम किया है कि कैसे श्रमिकों को उनके हितों की रक्षा की जाए, उनको उनके अधिकार दिलाए जाए। इस प्रकार के पर्याप्त संख्या में लोग हैं और वो काम चल रहा है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, चाहे वो निर्माण के काम में लगे हुए हों, चाहे ठेला मजदूर हों, चाहे नरेगा के अंदर काम करने वाले मजदूर हों, इस प्रकार के जो लोग हैं उनको सरकार की ओर से उनकी सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि देखो वेज वगैरह सब तय किए हुए हैं, वो सब जैसे होना है वो होना है, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है। तो उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए हमारे पास क्या क्या योजनाएं हैं, किस किस विभाग के माध्यम से, ये एक बहुत महत्व का विषय है। ये अगर उन तक पहुंचती है तो, और केवल पहुंचेगी, केवल जानकारी नहीं, उस जानकारी के माध्यम से उनका हम सहयोग उन विभागों के माध्यम से किस प्रकार करवा सकते हैं, ये काम हम करें मिलजुल करके, तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा श्रमिकों के हित में। एक दूसरा वर्ग मैं मानता हूं जो अभी श्रमिक नहीं हुए, हमारा युवा वर्ग जो पढ़ाई कर रहा है, वो ये सोचता है कि मैं पढ़ाई करूंगा मुझे नौकरी मिलेगी। नौकरी का विषय आता है तो नौकरी दिमाग में आती है सबसे पहले सरकारी नौकरी, उसी को नौकरी मानते थे। अब आजकल थोड़ा ठीक हुआ है कि थोड़ा बहुत ये प्राइवेट सेक्टर को भी नौकरी मानने लगे, लेकिन जो कैलकुलेशन है अलग अलग संगठनों के द्वारा की गई है, सरकार के द्वारा की गई है, मजदूर संघों के द्वारा की गई है,
आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के द्वारा की गई है। पूरी जो नौकरियों की संख्या है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, 6 से 7%। ठीक है, अभी उसमें कोई थोड़ा बहुत फेरफार उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन सामान्यतः जो नौकरियों की संख्या है वो 7% अपन एक टेंटेटिव मान के चलते हैं। मैं कई बार गाँव में जब जाता हूँ, बात करता हूँ नवयुवकों के साथ, तो मैं कहता हूँ कि भाई उनको जल्दी से समझ में कैसे आए, तो आपके यहाँ मैंने कहा कि भाई स्कूल है, स्कूल में कितने लोग हैं, तो सेकेंडरी स्कूल है 10-12 लोग, 15 लोग। मैंने कहा पोस्ट ऑफिस है क्या, है, कितने लोग हैं, 3 लोग। मतलब ऐसा जहाँ तो गांव में एक सामान्यतः बड़ा गांव है, और छोटा गांव भी नहीं, कस्बा भी नहीं, बड़ा गांव, तो वहां जब गिनती करते हैं सब मिला करके, तो नौकरी जो वहां पटवारी, पोस्ट, बैंक है, सब मिला करके नौकरियों की संख्या वहां उस गांव की निकलती है 50। अब पूछता हूँ फिर मैं, आबादी कितनी है गांव की? 2500-3000। मैंने कहा देख लो 2500-3000 नौकरी कितनी रहेगी? तो लेकिन रोजगार तो चाहिए। लेकिन ये नौकरी के पीछे भागने के चक्कर में हमारा नवयुवक बहुत समय अपना बर्बाद कर देता है। एक नई दिशा अभी जो केंद्र सरकार भी कह रही है, अब कहने लगी है, लेकिन पहले से हमारे यहाँ तो चल रहा है। दत्तोपंत जी ठेंगड़ी ने भी कहा था, गांवों के आधार पर गांव, ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योग, ये जो हमारे परंपरागत चल रहे हैं, वहां से हम हट रहे हैं, वहां से हम काम नहीं करना चाहते हैं। वो काम एक ऐसा ही एक उदाहरण आया था कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनकी इंडस्ट्री है, ज्यादा नहीं, पर उनके वहां भी उन्होंने कुछ जैसे बड़ी इंडस्ट्री में होता है, आप जानते हैं, साउथ में है, बड़े जो नौकरी होती है वहां कुछ लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख ऐसा पैकेज की नौकरी पे 3-4 आदमी तो रखने पड़ते हैं। एक HR का होगा, एक फाइनेंस का होगा, एक मैनेजमेंट का होगा, इस टाइप से होते हैं। तो उसके पिताजी ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बच्चा पढ़ गया तो उन्होंने उसको MBA करा दिया कि भाई MBA करेगा तो उसको अच्छा समझेगा तो ये सारा संभाल लेगा। उसने कहा नहीं, मैं तो, अब लड़का कहता है मैं तो जाऊंगा नौकरी कर, मैं तो फॉरेन जाऊंगा, वहां से MBA की वही नौकरी करूंगा। वो कहेंगे 1.25 1.5 लाख रुपये वाले इतने आदमी है, तो उसके नीचे के आदमी है, इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, और तू कह रहा है मैं नौकरी करूंगा। मतलब एक मानसिकता बनी है, और ये तो ठीक है, लेकिन हमारे गांव में आजकल इस मानसिकता के पीछे कारण भी है। आज किसी के भी बच्चे, लड़के की सगाई के लिए कहीं प्रपोजल जाता है तो कहता है क्या करता है? अगर वो नौकरी करता है, भले वो 7,000, 8,000, 10,000 कमा रहा है, तो रिश्ता तय हो सकता है, लेकिन वो अपना काम कर रहा है, 50-60,000 कमा रहा है। लेकिन मुश्किल आती है हमें, ये दूसरा वर्ग जो मैं प्रशिक्षण के साथ ही जोड़ना चाह रहा था, वो यही वर्ग है। केवल वो युवा नहीं, उनके साथ के सराउंडिंग के जो है, उन सारों को हमें एक दिशा देनी है कि नौकरी का प्रतिशत 6 से 7 है, स्वरोजगार, स्वावलंबी बनना, और हम रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। जिला उद्योग केंद्र हमारे साथ है, कई प्रकार की इतनी बढ़िया बढ़िया योजनाएं हैं। एक आज MBA किया हुआ आदमी नौकरी करने जाता है, उसको शुरुआत में दिल्ली और बॉम्बे और बेंगलोर जाता है, मुश्किल से 20-25 हजार रुपया मिलता है, जिसमें उसका किराया पूरा नहीं पड़ता है, घर से माँ बाप खाने का सामान बेचते हैं। बहुत उदाहरण है ऐसे। लेकिन वही आदमी यहाँ अपना काम खड़ा करेगा, और ऐसे भी बहुत उदाहरण है कि लोगों ने अपना काम खड़ा किया। अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, एक नवयुवक था, उसने सीप, ये जो सीप में मोती, इसकी एक्वाकल्चर कहते हैं ना सर, उसकी खेती होती है। हैदराबाद में उसका प्रशिक्षण केंद्र है, 5 दिन का प्रशिक्षण लेकर के आया। कलकत्ता की एक फर्म उन्होंने बताई थी, उसके साथ टाई अप किया, उन्होंने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या चाहिए और वो उसके साथ कोलैबोरेशन किया। जमीन उसकी, पॉन्ड उसने बनाया, सामग्री उन्होंने दी, कच्चे बीज उन्होंने दी, और वो कह रहा है आज एक जो बना है उसके पास प्रोडक्शन, उसने कहा मेरा 10 लाख रुपया कुल मिलाकर के लगा है, लेकिन 1 करोड़ का यहाँ पे अभी मेरे पास प्रोडक्शन है, और वही कंपनी लेगी, उसी ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है। तो स्वावलंबन और स्वरोजगार की ओर हम एक डाइवर्शन करें, ये भी हमारे ट्रेनिंग का बहुत बड़ा पार्ट हो, ऐसा मेरा जगदीप जी से निवेदन है कि जब ये विषय ले तो साथ में ये विषय के साथ में चले तो बहुत कल्याण होगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत कुमार रेड्डी साहब, जिन्होंने बोला है कि आज हमें रोजगार देने वाले, बहुत बड़ी बात, लेकिन